स्वागत है बच्चों आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस मैथमेटिक्स की हम लोग जारी रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं छठा चैप्टर, सततता तथा अवकलनीयता। इसके बारे में हम हमने 2 क्लासेस पहले ले चुके हैं। इस चैप्टर के ऊपर हमने बेसिक भी क्लियर कर दिया है। सततता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग हमने कंप्लीट कर दिए। केवल एक क्वेश्चन बाकी है, वो आज हम कर देंगे। और आज हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ एक नया पार्ट जो है अवकलनीयता। तो आज हम अवकलनीयता के बारे में भी पढ़ेंगे और सततता को आज हम यहाँ पे समाप्त भी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सततता वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। उसी को आधार मानकर हम लोग अवकलनीयता वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम 6.1 के अंदर कल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, जो किस तरह से परिभाषित है। फलन fx बराबर हमें दिया हुआ है -x², जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0 हो। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 के ऊपर फलन है 4x - 3 एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 पे ये फलन है 5x² - 4x। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें अंतराल -1 से 2 में इस फलन की सततता की जांच करनी है। ये पहले ही ऐसा क्वेश्चन है जो किसी अंतराल में सततता की जांच के लिए पूछा गया है, तो थोड़ा सा अलग हो गया अपने आप में। तो देखिए बच्चों, कोई भी फलन समवृत्त अंतराल, ये कौन सा अंतराल है बच्चों? समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल में सतत कब कहलाता है? जब वो -1 के दाईं ओर सतत हो, 2 के बाईं ओर सतत हो और -1 से 2 के बीच के सभी बिंदुओं के ऊपर भी ये सतत हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज की कमी अगर यहां देखी जाती है तो ये फलन इस अंतराल में सतत नहीं माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, -1 से 2 के अंतराल में आता है 0। फलन 0 के ऊपर यहाँ पे दे भी रखा है, किस तरह से परिभाषित है। अगर मैं यहाँ पे इसकी x बराबर 0 पे सततता की गणना करता हूं तो देखते हैं कि x बराबर 0 पे सतत है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसकी x बराबर 0 पे सततता की गणना कर रहा हूं। मैं यहाँ पे x बराबर 0 पर सततता, तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पे x बराबर 0 पर अगर मैं इसकी निकाल रहा हूं बाईं सीमा, x बराबर 0 पर मैं निकाल रहा हूं इसकी बाईं सीमा। तो देखो बच्चों, बाईं सीमा का जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फलन हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव बाईं सीमा के लिए जो फलन है, जब x का मान 0 से छोटा हो तो फलन है यहाँ पे -x²। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो x है वो 0 - h में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और मेरे पास यहाँ पे -h² आएगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू h का मान 0 रखता हूं, मेरे पास यहाँ पे जो बाईं सीमा है वो 0 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा की कैलकुलेशन करूं, दाईं सीमा की अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फलन हमें यहाँ पे दिया हुआ है जब x का मान 0 से बड़ा हो तो फलन इस केस में दिया हुआ है 4x - 3। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूं तो मुझे यहाँ पे x को 0 + h यानी कि h में कन्वर्ट करना होगा, तो ये बन जाएगा 4h - 3। जैसे हम यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 में इस पे अप्लाई करता हूं तो बच्चों आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे -3 आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? -3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही वैल्यू अलग लगा रही हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर 0 पे ये फलन परिभाषित ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि x बराबर 0 पे फलन का मान क्या है तो यहाँ पे x बराबर 0 पे ये फलन परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन x बराबर 0 पे सतत नहीं है। अगर x बराबर 0 पे सतत नहीं है तो यहाँ पे वो रूल फेल हो जाता है, वो नियम फेल हो जाता है जो समवृत्त अंतराल में किसी भी फलन की सततता के लिए उत्तरदायी है, जिसके अकॉर्डिंग वो इस -1 से 2 के बीच की प्रत्येक संख्या पे क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। चूंकि ये 0 पे सतत नहीं है,
अतः ये संवरित अंतराल -1 से 2 में भी सतत नहीं होगा। इसमें ये फलन कहलाता है असतत, जो कि आपको लास्ट में 2-4 लाइनें डालनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। इसके अलावा आपको किसी भी बिंदु पे इसकी सततता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अपवाद मौजूद है 0 को लेकर। उसके बाद अगर आप इसको 1 पर इसकी सततता की जांच करते हो तो ये जरूर आपको सतत मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी बाईं सीमा दाईं सीमा इन सब की 1, वहाँ पे सतत मिलेगा। परंतु 0 के केस में अगर ये सतत नहीं है तो ये इस अंतराल में भी सतत नहीं माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी हमने यहाँ पे सततता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है अवकलनीयता। अवकलनीयता को आगे परिभाषित करने से पहले आपने जो 11वीं क्लास में कोई भी फलन किसी भी बिंदु पे कब अवकलनीय होता है, जो प्रथम सिद्धांत से आपने अवकलन किए थे, उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कोई भी फलन जो होता है f, वो किसी भी बिंदु c, a या किसी भी बिंदु के ऊपर कब अवकलनीय कहलाता है। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले अवकलनीयता को परिभाषित करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अवकलन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो नियम होता है, वो क्या होता है। यदि वास्तविक मान फलन f अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय कहलाता है, यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c परिमित हो तथा अस्तित्व में है। तो देखिए बच्चों, कोई भी फलन fx जो है वो अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय है, जिसके अवकलन को मैं f' से व्यक्त करता हूं। ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी फलन जो है वो अपने प्रांत के बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय कब कहलाता है, या इसको अवकलन करने का जो फॉर्मूला जो था वो क्या था? f' बराबर लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। अगर इसकी वैल्यू परिमित है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू निकल रही है, परिमित वैल्यू हो तथा ये अस्तित्व में भी हो, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये फलन जो है वो इस बिंदु के ऊपर अवकलनीय है। अब बात करते हैं बच्चों अवकलनीयता की। अवकलन के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं अवकलनीयता की। देखिए बच्चों, यहाँ पर x जो है वो c की तरफ अग्रसर है। ये बाईं तरफ से भी अग्रसर होगा, ये दाईं तरफ से भी अग्रसर होगा। कहने का मतलब ये बाईं तरफ से भी अवकलनीय होगा और ये दाईं तरफ से भी अवकलनीय होगा। अगर बाईं तरफ का अवकलज दाईं तरफ के अवकलज के इक्वल आ जाता है, यानी कि बायां अवकलज और दायां अवकलज अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फलन जो है वो x बराबर c पर अवकलनीय होगा। तो ये इसकी अवकलनीयता की डेफिनेशन के अंदर शामिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवकलनीयता की परिभाषा यहाँ पे क्या होने वाली है? बायां अवकलज। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं बायां अवकलज। बायां अवकलज हम किस प्रकार से निकालते हैं? बायां अवकलज के लिए बच्चों आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा LF'(c). अवकलज को हम लिखते हैं f' से, बाएं अवकलज को हम लिखेंगे LF'(c) से। और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा? लिमिट x टेंड्स टू c के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा और यहाँ पर आप वही फॉर्मूला fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। या फिर बच्चों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप और आगे इस फॉर्मूले को ले जा सकते हो। x टेंड्स टू c नेगेटिव है, जैसे आप यहाँ पे h टेंड्स टू c करोगे, h टेंड्स टू 0 करोगे, तो जैसे हमने सततता में पढ़ा था कि बाएं सीमा के लिए, लेकिन यहाँ बाएं अवकलज के लिए जो x है वो c माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे आएगा c माइनस h, माइनस का यहाँ पे fc ही रहेगा।
x के स्थान पे जब c माइनस एच करेंगे तो c से c हो जाएगा कैंसिल और यहाँ केवल माइनस का h रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बाएं अवकलज के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो और आप इसको भी फॉर्मूले का आधार मानकर आप यहाँ से बायां अवकलज जो है वो निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दायां अवकलज की बात करते हैं। कौन से अवकलज की बात करें? यहाँ पे दायां अवकलज। दाएं अवकलज के लिए बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर एफ डैश सी। क्या लिखना पड़ेगा? आर एफ डैश सी, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑन द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x टेंस टू c पॉजिटिव लेना है। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ सी और अपॉन में आएगा x माइनस सी। अगर आप इस फॉर्मूले को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहो तो लिमिट h टेंस टू 0 करते ही आप x को c प्लस एच में कन्वर्ट करोगे दाईं सीमा के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा c प्लस एच, माइनस का आएगा एफ सी और x को जैसे मैं c प्लस एच में कन्वर्ट करता हूँ c से c हो जाएगा कैंसिल, केवल यहाँ पे बचेगा h। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बाएं अवकलज का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर ये दाएं अवकलज का फॉर्मूला हो गया। तो ये फलन जो है वो अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाएगा यदि अवकलनीय होगा, फलन अवकलनीय होगा यदि एफ डैश एल एफ डैश सी इज इक्वल्स टू आर एफ डैश सी, आर एफ डैश सी। इसका मतलब बाएं पक्ष का जो अवकलज है, अगर वो दाएं पक्ष के अवकलज के आ गया बराबर, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? अवकलनीयता। तो हम इस गुण को क्या बोलेंगे बच्चों? अवकलनीयता। यानी अगर हमें किसी भी फलन को अवकलनीयता की जांच करनी है तो हम सिंपल उसका बायां अवकलज निकालेंगे, हम उसका दायां अवकलज निकालेंगे। अगर दोनों अवकलज आ जाते हैं बराबर तो हम कहेंगे कि वो फलन उस बिंदु पे अवकलनीय है और यही गुण जो है वो क्या कहलाएगा? अवकलनीय। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे अवकलनीयता के बारे में पढ़ लिया। अवकलनीयता कौन सा गुण कहलाता है? अवकलनीयता फलन का वो गुण है जिसमें कोई भी फलन x बराबर c या किसी भी बिंदु पर उसके बाएं अवकलज और दायां अवकलज दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो देखिए बच्चों, हमने सततता के बारे में भी पढ़ा है, हमने अवकलनीयता के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्या कोई फलन अगर सतत है तो क्या वो अवकलनीय होना जरूरी है? अगर कोई फलन अवकलनीय है तो क्या वो सतत होना जरूरी है? तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई फलन सतत है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई फलन सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा। हो सकता है वो अवकलनीय हो, परंतु जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निरपेक्ष मान फलन या जिसको हम मापांक फलन बोलते हैं, x के जिस मान पे वो 0 होता है उस बिंदु पे वो सतत तो होगा, परंतु वो उस बिंदु पे कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। ये एक अपवाद है। जैसे मापांक फलन की बात करें तो मापांक x माइनस 1 की बात करते हैं, तो देखिए बच्चों, ये मापांक x माइनस 1 x बराबर 1 पे 0 होता है, तो ये यहाँ पे x बराबर 1 पे सतत तो होगा, x बराबर 1 पर ये सतत तो होगा, परंतु ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो फलन सतत हो वो हमेशा ही अवकलनीय हो, परंतु जो फलन अवकलनीय होता है वो हमेशा 100% सतत होगा। जो फलन हमेशा अवकलनीय होता है वो हमेशा क्या रहने वाला है? सतत रहने वाला है। तो हम यहाँ पे एक प्रमेय लेके आए बच्चों, थ्योरम हमारे पास, कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सतत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये समझनी भी होगी और ये आपको उतारनी भी होगी। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सतत होता है। तो देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है, किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। हमें दिया हुआ कि फलन जो है वो पहले अवकलनीय है, यानी पहले मैं मान के चलूंगा, माना कोई फलन fx अपने प्रांत के बिंदु, अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है। अगर कोई भी फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है तो अवकलन की परिभाषा अनुसार
तो परिभाषा अनुसार, तो इसकी परिभाषा अनुसार जो एफ डैश सी है वो किसके इक्वलेंट होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, अपॉन में एक्स माइनस सी। ये फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था। देखिए बच्चों, अगर मुझे इसको x बराबर सी पर सतत सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध क्या करना होगा? हमें यहां पे सिद्ध करना होगा लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। आपको याद होगा सततता के केस में मैंने यहां पे एक परिभाषा बताई थी, जहां पर इस सी के ऊपर मैंने ना कोई माइनस का चिन्ह लगाया ना कोई प्लस का। इसका मतलब ये बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों को परिभाषित कर रहा है। और ये किसके इक्वल है? यहाँ पे x बराबर सी पर फलन के मान के। कहने का मतलब अगर x बराबर सी पे फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और x बराबर सी पर फलन का मान अगर तीनों बराबर हैं तो वो फलन उस बिंदु पे सतत कहलाता है। कहने का मतलब मुझे इस अवकलनीय फलन को सतत सिद्ध करने के लिए इस बिंदु पे मुझे ये पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप देखते जाइए बच्चों कैसे आएगा ये पार्ट। चूंकि ये फलन अवकलनीय है तो अवकलन की परिभाषा अनुसार मैंने यहाँ पे एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी ले लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एफ डैश सी बराबर ये जो लिमिट है ये इस अनुपातिक, यहां पे अनुपातिक या यूं बोलो कि परिमेय फलन के ऊपर लग रही है जो p बटे q के फॉर्म में यहां पे दिया हुआ है। तो ये अंश में भी लगेगी ये लिमिट और ये हर में भी अलग अलग हम इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये लिमिट अंश में भी कार्य करेगी, लिमिट x टेंड्स टू c यहां पर भी कार्य करेगी एफ एक्स माइनस एफ सी, और ये हर में भी अलग से कार्य करती है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c और यहां पर आ जाएगा x माइनस सी। क्यों बच्चों? सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 है और आप इसको 2x अपॉन में 7x प्लस 5 के ऊपर अप्लाई करो, तो जैसे आप लिमिट लगाते हो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, तो वो ये लिमिट x बराबर 5 आप अंश में भी लगाते हो और ये x बराबर 5 जो है वो आप लोग हर में भी लगाते हो। तो इसका मतलब जो लिमिट यहाँ पे दी गई होती है वो अंश में भी अलग से काम करती है और वो हर में भी अलग से काम करती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये जो लिमिट थी इसको हमने अंश में भी लगा दिया और हमने इसको हर में भी लगा दिया। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वज्र गुणा। मैं इसको वज्र गुणा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अंश वाला पार्ट पहले लिखूंगा। क्या दिया अंश वाला पार्ट? मुझे दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे मेरे पास है एफ एक्स माइनस में एफ सी इज इक्वल्स टू में मेरे पास है एफ डैश सी और यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू c और x माइनस सी। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर ये दो पद बीच में माइनस या प्लस से जुड़े हैं और बाहर अगर लिमिट हो तो वो लिमिट इन दोनों पदों पे अलग अलग अप्लाई होती है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c पहले एफ एक्स पे लगाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिमिट x टेंड्स टू c मैं यहाँ पे एफ सी पे अप्लाई करूंगा। उसके बाद में आगे देखिए बच्चों, अगर मैं इस पद में x बराबर c अप्लाई करता हूं तो जैसे मैं x का मान c इस पद में रखता हूं मुझे 0 प्राप्त होता है, और 0 को अगर मैं किसी भी फलन से गुणा करूंगा, किसी भी पद से गुणा करूंगा तो मुझे वहां पे 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या आने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे है एफ एक्स और माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे ये अचर राशि है, एफ एक्स नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे c पुट करने पे जो एफ सी है वो एक अचर राशि बन जाती है और अचर राशि के ऊपर कभी भी लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे ये एफ सी ही आएगा और बराबर में आ गया 0। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एफ सी का पक्षांतरण करता हूँ मेरे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स और बराबर में मेरे पास आता है एफ सी। तो यहां पर वही पद मेरे पास प्रूफ हो जाता है जो सततता के लिए अनिवार्य है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी का बराबर होना ही इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पे बाईं सीमा दाईं सीमा और x बराबर c पे फलन का मान आपस में बराबर है। अतः यहाँ पे इस पार्ट से ये प्रूफ हो जाता है कि ये फलन जो है वो x बराबर c पर सतत भी होगा, और हम इसको लेके चले थे अवकलनीय। तो यहां से हमारी ये प्रमेय प्रूफ हो जाती है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सतत होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, आप इसको अच्छे से समझें और इसको नोट डाउन करें। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। प्रश्नावली 6.2 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो प्रश्नावली 6.2 में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि ये जो फलन यहाँ पे दिए गए इसमें जो 4 पार्ट हैं वो प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो है वो अवकलनीय है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि कोई भी फलन प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय है, आप कोई भी एक वास्तविक बिंदु ले सकते हो जिसको आप a मानो चाहे c मानो, आप उसके ऊपर अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले का जो पहला पार्ट है ये तत्समक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स।
आपको याद होगा ये आपने सततता की कैटेगरी में भी डाला था, और आज हमें इसको प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय सिद्ध करना है। देखिए यहां पर ये सतत फलन जो है वो अवकलनीय भी है, परंतु ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सतत फलन अवकलनीय हो। हमने अभी अभी में पढ़ी है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सतत होता है। देखिए बच्चों, इसको x बराबर a पर हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। कौन से बिंदु पे? x बराबर a, ये कोई वास्तविक बिंदु है। कौन सा बिंदु है बच्चों? यहां पर ये कोई वास्तविक बिंदु हम लेके चल रहे हैं। तो x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी फलन जो होता है वो किसी बिंदु पे अवकलनीय कब कहलाएगा? जब उसकी बाईं सीमा बायां अवकलज और उस बिंदु पे उसका दायां अवकलज दोनों आपस में बराबर हो। तो देखिए बच्चों, मैं यहां पे निकाल रहा हूं इसका बायां अवकलज, बिंदु ए पर इसका बायां अवकलज, और यहां पर हम लोग निकालने वाले हैं इसी बिंदु पर इसका दायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, यहां पे बायां अवकलज का जो फॉर्मूला है LF' a, हम बायां अवकलज को LF' a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फॉर्मूला होगा fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a। देखिए बच्चों, वहां पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे हमने बिंदु c लिया था, हम यहां पे बिंदु a ले रहे हैं, तो c के स्थान पे बिंदु a आएगा। इसमें किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाएं अवकलज के लिए देखिए बच्चों, यहां पे दाएं अवकलज की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा fx माइनस में आएगा fa अपॉन में आ जाएगा x माइनस a। तो देखिए बच्चों, हम यहां पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहां पे? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, यहां पे जो फलन है वो फलन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? फलन हमें दिया हुआ है x माइनस fa। तो देखिए बच्चों, हम यहां से fa का मान निकालते हैं। तो fa की जो वैल्यू है आप ये पहले निकाल सकते हैं। यहां पे fa की जो वैल्यू है, जैसे मैं x के स्थान पे a रखूंगा तो fa का मान मुझे यहां से a प्राप्त होता है। आप इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, जो यहां पे सूत्र में काम आने वाला है। तो fa का मान क्या हो जाएगा? यहां पर a हो जाएगा, अपोन में यहां पर x माइनस a है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, लिमिट लगाने से पहले अगर फलन आप सोल्व हो रहा है या कैंसिल हो रहे हैं पद आपस में, तो पहला काम हमें वही करना होता है लिमिट लगाने से पहले। आप देखेंगे अंश और हर में समान पद है, x माइनस a, और समान पद को जब भी डिवाइड करते हैं हमेशा 1 आता है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे, और 1 के ऊपर कभी भी लिमिट अप्लाई होती नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो बायां अवकलज है, जो इसका बायां अवकलज है वो यहाँ पर क्या आने वाला है? प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं दायां अवकलज की तरफ चलता हूं, तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फलन fx मेरे पास x दिया हुआ है, माइनस का यहाँ पे fa का मान a है, और अपॉन में वापस x माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही रूल लगेगा। लिमिट अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये दोनों डिवाइड होके 1 बना लेंगे, और 1 पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं। तो यहाँ पे जो इसका बायां अवकलज है, यहाँ पर इसका जो बायां अवकलज है बिंदु a पर, वो भी क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बच्चों कि ये फलन जो है, तत्समक फलन जो है वो अवकलनीय है, क्योंकि यहाँ पे बायां अवकलज जो है वो दायां अवकलज के बराबर है। यहाँ पे LF' a बराबर है RF' के। बस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें मुझे fx बराबर c, जहां पर c एक अचर फलन है, और मुझे प्रूफ करना है कि अचर फलन जो होता है वो भी अवकलनीय होता है। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। पहले मुझे x बराबर, वही मैं कोई a बिंदु लेके चलता हूं और मुझे x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है। मुझे x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे x बराबर a पर फलन का मान निकालते हैं, जो हमें सूत्र में आवश्यक होगा, जिसका मान मुझे सूत्र में आवश्यकता पड़ेगी। तो x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान। तो आप देखेंगे बच्चों, x बराबर a पर फलन का मान fa जो है वो हमें c ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं x के स्थान पे a रखूंगा तो आगे जो पद है वो अचर पद है, ये x पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो आपको वही वैल्यू वापस प्रदान करेगा। तो fa की जो वैल्यू है वो यहां से आपके पास क्या आने वाली है? c आने वाली है, और आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x बराबर a पर बायां अवकलज, x बराबर a पर मैं इसका बायां अवकलज निकाल रहा हूं। कौन सा अवकलज? बायां अवकलज।
तो बाएं अवकलज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपको भली भांति आप परिचित हैं। एल एफ डैश ए इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपोन में आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन जो हमें दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे रखना होगा। तो फलन एफ एक्स हमें दिया हुआ है सी, एफ ए का मान समीकरण 1 से रखेंगे वो भी सी है, और बट्टे में आएगा x माइनस ए। लिमिट लगाने से पहले अगर फलन सोल्व हो रहा है तो हम उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अंश में c माइनस सी हो जाएगा 0, नीचे आएगा x माइनस ए। और देखो 0 में जब किसी का भी भाग देते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है 0, और लिमिट 0 पे अप्लाई होगी नहीं, तो हमारे पास जो बाया अवकलज है वो यहाँ पे 0 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर a पर जो फलन का दायां अवकलज है वो हम निकालेंगे। तो दाएं अवकलज की अगर मैं बात करूं, उसको मैं आर एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करता हूं। फॉर्मूला बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, यहां पर होगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपोन में एक्स माइनस सी। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, फलन एफ एक्स जो है वो यहाँ पे सी है, एफ ए का मान समीकरण 1 से सी है, वो यहाँ पे बट्टे में एक्स माइनस ए आएगा। लिमिट अप्लाई करने का यहाँ पे चांस नहीं होने वाला, क्योंकि c में से c घटाएंगे 0 और बट्टे में आएगा x माइनस ए, और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो 0 ही आने वाली है। तो अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों आपस में बराबर है। एल एफ डैश ए जो है वो बराबर है आर एफ डैश ए के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अचर फलन है वो भी बिंदु ए के ऊपर या किसी भी वास्तविक बिंदु के ऊपर अवकलनीय होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, जो कि चर घातांकी फलन है। ये भी सर्वत्र अवकलनीय होता है, तो हम इसको x बराबर a पर अवकलनीय सिद्ध करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी x बराबर a के ऊपर अवकलनीयता की अगर मैं जांच करता हूँ जहाँ पे a कोई भी वास्तविक बिंदु है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले x बराबर a पर फलन का मान निकालूंगा, ताकि मुझे फॉर्मूले में एफ ए की वैल्यू प्राप्त हो सके। तो x बराबर a पर फलन का मान, तो x बराबर a पर बच्चों फलन का मान यहां पर एफ ए आएगा, जो कि e की पावर a हो जाएगा। x के स्थान पे आपको सिंपल a रखना होगा। अब देखिए बच्चों, हम निकालते हैं यहां पे x बराबर a पर बायां अवकलज, x बराबर a पर इस फलन का बायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बायां अवकलज के केस में फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा एल एफ डैश ए। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपोन में हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहां आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, फलन एफ एक्स हमें दिया हुआ है e की पावर x, माइनस में एफ ए की वैल्यू है e की पावर a, अपोन में यहां पर है x माइनस a। तो देखिए बच्चों, यहां पे आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे x टेंस टू ए नेगेटिव, यानी बाएं अवकलज में जो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव है, अगर मैं यहां पर इस लिमिट को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूं, तो बाएं अवकलज के लिए जो x है वो a माइनस h में चेंज हो जाएगा, तो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे जो x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे जो x है ये भी किस में बदल जाएगा, a माइनस h में चेंज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे x टेंस टू ए नेगेटिव को h टेंस टू 0 में बदला, जैसा हम लोग सततता के केस में भी करते थे, वैसी ही कैलकुलेशन यहाँ पे अवकलनीयता के केस में होगी। तो बाएं अवकलज के लिए x जो है वो a माइनस h में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर, अब देखेंगे आप यहाँ पे कि e की पावर a माइनस h और e की पावर a में से e की पावर a जो है वो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, e की पावर a कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा e की पावर माइनस h और यहां बचेगा माइनस का 1, और अपोन में बचेगा केवल माइनस का h। हमारे पास केवल यहां पे यही पार्ट बचेगा। अब देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने का जो तरीका है, आप यहां पे e की पावर माइनस h का प्रसार भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसका किस तरह से प्रसार करेंगे और हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी। लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर a बाहर रहेगा कॉमन के रूप में, e की पावर माइनस h का प्रसार होता है 1 माइनस h, प्लस में आता है यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, माइनस में h की क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3,
और इस प्रकार ये पद चलता जाएगा। लास्ट में हमें दिया हुआ है -1 और बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे -h। अब देखिए बच्चों, यहाँ 1 से 1 तो हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों ध्यान दें, हमने यहाँ पे e की पावर -x की तरह ही e की पावर -h का प्रसार यहाँ पे लिखा है। प्रसार आपकी 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब 1 से 1 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और बचे हुए पद में से देखिए बच्चों h बाहर कॉमन आएगा। बचे हुए पदों में से अगर मैं -h बाहर कॉमन लेता हूँ तो वो -h जो है वो इस -h से हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a। जैसा मैंने आप बोला कि जैसे मैं -h ऊपर से कॉमन लूंगा अंश में से, तो वो -h नीचे वाले -h से हो जाएगा कैंसिल। तो अंदर बचेगा केवल 1 -h अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस में h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3, और इस प्रकार से यहाँ पे पद बचेंगे। और बट्टे में जो -h था वो अंश वाले -h से हो जाएगा कैंसिल। और अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 अप्लाई करता हूँ तो देखिए 1 से आगे के जितने भी पद हैं वो सारे के सारे h के पद हैं, वो सब 0 हो जाएंगे। और e की पावर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा e की पावर a। कहने का मतलब x बराबर a पर फलन का जो बायां अवकलज है वो e की पावर a के रूप में आएगा। अब देखिए बच्चों, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, दाएं अवकलज के लिए भी आपके पास यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे RF' a, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फॉर्मूला होगा fx माइनस fa अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे x माइनस a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx हमें दिया हुआ e की पावर x, fa दिया हुआ हमारे पास e की पावर a अपॉन में है x माइनस a। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो दाईं सीमा के लिए, दाएं अवकलज के लिए जो x है वो a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो है वो a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, और बट्टे में भी यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस h आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने x के स्थान पे क्या रख दिया, a प्लस h। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर अंश में से मैं यहाँ पर e की पावर a कॉमन लूंगा, जैसे मैंने पहले भी ये कैलकुलेशन की है। अंदर e की पावर h माइनस 1 बचेगा, बट्टे में मेरे पास केवल प्लस का h बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसका प्रसार कर सकता हूँ, जैसा मैंने पहले भी किया है। e की पावर h का -h का प्रसार किया था, मैं यहाँ पर e की पावर h का प्रसार करूँगा e की पावर x के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर a। तो देखिए इन दोनों के प्रसार में केवल यही अंतर है कि यहाँ पे एकांतर क्रम में माइनस प्लस आते हैं, और यहाँ पर सारे ही पद जो हैं वो प्लस के आएंगे। यानी इसके प्रसार में पदों की संख्या, पद जो है वो आएंगे 1 प्लस e की 1 प्लस h प्लस आ जाएगा h स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, और प्लस इस प्रकार से ये पद जो है आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में है यहाँ पे -1 और बट्टे में बच्चों यहाँ पे है h। अब आप देखेंगे बच्चों, बिल्कुल कैलकुलेशन वैसे ही यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। अंश में दिए हुए पदों में से h कॉमन आ रहा है, और वो h जो है वो नीचे वाले h से हो जाएगा कैंसिल। तो e की पावर a तो बाहर कॉमन रहेगा, और जैसे मैं अंश में से h कॉमन लेता हूँ अंदर 1 प्लस h अपॉन में फैक्टोरियल 2, और प्लस इस प्रकार के पद मुझे देखने को मिलेंगे। बट्टे वाला h पहले कैंसिल हो चुका है, और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ h बराबर 0, तो यहाँ से लेके आगे के सारे पद जो हैं वो h के पद हैं, वो सब 0 हो जाएंगे। और e की पावर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर e की पावर a आएगा, और यहाँ पर e की पावर a आने का मतलब कि ये फलन का जो बायां अवकलज और दायां अवकलज जो है वो दोनों आपस में आगे बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो x बराबर a पर। तो देखिए बच्चों, अब अपना जो पहले का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे fx बराबर sin x दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे इसकी भी अवकलनीयता की जांच करनी है, और हम इसकी अवकलनीयता की जांच भी किसी वास्तविक बिंदु a पर ही चेक करेंगे। तो देखिए बच्चों, जांच के अंदर यूज होने वाले जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग x बराबर a पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर a पर हम लोग फलन का मान निकालेंगे ताकि मुझे fa का मान प्राप्त हो, जो कि सूत्र में मुझे जरूरत पड़ने वाली इस मान की, और इसको डाल दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। तो fa का मान मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है sin a। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे x बराबर a पर फलन का
बायां अवकलज x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज निकालने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, बाएं अवकलज का जो फॉर्मूला है इसको मैं एल एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करता हूं। फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, यहां पर आएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम वैल्यू रखते जाएंगे। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर चुके हैं। एफ एक्स का मान हमें यानी फलन दिया हुआ है साइन एक्स, एफ ए का मतलब यहां पे हो जाएगा साइन ए से, और बट्टे में आप देखेंगे बच्चों x माइनस ए हमें दिया हुआ है। बाएं अवकलज में जैसे मैं लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूं तो जो x है वो a माइनस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे x के स्थान पर a माइनस एच आएगा, यहां पर साइन a रहेगा। बट्टे में जब x को मैं a माइनस एच में बदलूंगा तो a से a कटेगा, यहां पर केवल माइनस का h आएगा। अब देखिए बच्चों, आगे की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। मैं यहां पे डायरेक्ट ये लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बट्टे में 0 आ जाएगा, जिससे ये फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिमिट यूज नहीं करेंगे, बल्कि अंश में साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि 2 कोस x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2 होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या आएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला अच्छे से आपको बताया हुआ है और आपको अच्छे से आता भी है। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस वाई बटे 2, मतलब a माइनस एच में a को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस एच और बट्टे में आएगा 2 और यहां पर आएगा साइन a माइनस b या फिर x माइनस वाई बटे 2। मैं यहां पे साइन x माइनस साइन y लगा रहा हूं। 2 कोस x प्लस वाई बटे 2 साइन x माइनस वाई बटे 2। तो a माइनस एच में से जब a घटाएंगे तो यहां पर बचने वाला आपके पास माइनस का h और बट्टे में आएगा 2, और इसके बट्टे में देखिए बच्चों यहां पे माइनस का h दिया हुआ है। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन के आगे जो एंगल है, अगर वही एंगल बट्टे में आ जाता है, बिल्कुल हूबहू वही एंगल बट्टे में आ जाता है और उसी के टेंस टू अगर 0 होता है तो वहां पे उसका मान जो है वो 1 हो जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x बटे x का जो मान होता है वो 1 होता है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे तो अगली कैलकुलेशन में देखिए बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मैं कोस 2a माइनस एच बटे 2 लिख रहा हूँ, 2a माइनस एच बटे 2 लिख रहा हूँ, और आगे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ आगे वाले पद पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन माइनस एच बाई 2 और इसके अपॉन में भी मैं माइनस एच ले रहा हूँ और ये जो 2 था ये भी इसके बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन के आगे जो एंगल है माइनस एच बाई 2 वही एंगल इसके बट्टे में है, और h टेंस टू 0 का कहीं ना कहीं ये मतलब भी होता है कि माइनस एच बाई 2 भी 0 की तरफ अग्रसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस राशि का मान जो है वो 1 हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई करता हूँ h बराबर 0, तो आप देखेंगे h बराबर 0 करते ही मेरे पास यहाँ पे 2a बट्टे a बचेगा। तो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास यहाँ पर कोस a आएगा, इंटू में इस राशि की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे x बराबर a पे जो बायां अवकलज है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कोस a। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कोस a। इसी प्रकार से हम देखेंगे बच्चों कि x बराबर a पर मैं दाएं, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे x बराबर a पर हम दायां अवकलज निकालेंगे। x बराबर a पर हम दायां अवकलज निकालने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, x बराबर a पर दाएं अवकलज का जो फॉर्मूला होगा वो आर एफ डैश a होगा। यहाँ पर वही लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव और यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैलकुलेशन देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव और यहाँ पर जो एफ एक्स है वो हमें दिया हुआ है साइन x, माइनस में एफ ए जो है वो अपने पास है साइन a, अपॉन में बच्चों यहाँ पर x माइनस a ही आने वाला है। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव को जैसे मैं h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूं तो x जो है वो a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन के आगे जो x है वो a प्लस h में बदलेगा, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन a, और ये x जब a प्लस h में जाएगा तो a से a हो जाएगा कैंसिल और बट्टे में आने वाला है प्लस का h। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है दोनों कैलकुलेशन में। यहाँ पे a माइनस एच था, बट्टे में माइनस एच है, और यहाँ पे a प्लस एच है और बट्टे में भी प्लस एच है। यहाँ पे वही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस x प्लस वाई बटे 2। तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस h बटे 2
और यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस वाई बटे 2, तो आ जाएगा यहाँ पे h/2 और आप देखेंगे यहाँ पर बट्टे में प्लस का h है। अब देखिए बच्चों ये 2 जो है वो इस बट्टे के बट्टे में आ जाएगा और साइन h/2 बट्टे h/2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं यहाँ पे लिमिट 2 अलग अलग पदों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कोस 2a प्लस h/2 ये पद अलग ले लिया और यहाँ पर मैं जो लिमिट है वो दूसरे पद पे अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरे पद में मैंने साइन h/2 को अलग ले लिया और इसके बट्टे में h/2 ले लिया। ध्यान है बच्चों, ये जो बट्टे वाला 2 है ये वाला 2 है, ये 2 जो है वो h के बट्टे में आएगा ताकि बट्टे से बट्टे भी वापस ऊपर भी चला जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर इस राशि की वैल्यू 1 होना तय है और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये h तो हो जाएगा 0, कोस 2a बट्टे 2 बचेगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पर कोस a बचेगा, आगे वाली वैल्यू हो जाएगी 1 और इसका मतलब मेरे पास x बराबर a पे जो फलन का बायां अवकलज है वो मुझे कोस a प्राप्त होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे x बराबर a पे फलन का दायां अवकलज भी कोस a, x बराबर a पर फलन का दायां और बायां दोनों ही अवकलज जो है वो हमें कोस a प्राप्त होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो x बराबर a पर क्या होगा। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे इस पार्ट के अंदर 4 पार्ट थे, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों ही पार्ट हमने कर लिए हैं। किसी भी बिंदु पे फलन के अवकलनीयता की जांच करने का जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, वो सारा हमने इन क्वेश्चंस में समझ लिया है। अब हम कल जो इस प्रश्नावली को गति देंगे और हम इसको पूरी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है और हमने इसके क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो कल हम जो है 6.2 को जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, निरंतर वीडियो को देखते रहें। जिस दिन जो टॉपिक करवाया जाता है उसको उसी दिन क्लियर करने का प्रयास कीजिए और अगर कोई भी डाउट्स आपके सामने आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए और इसी तरह से आप लोग मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। मैं आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।